हाय, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 क्रॉप प्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर जल निकास। हम इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। उस पार्ट में हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक को कवर किया था, परिभाषा, महत्व, आवश्यकता और जल निकास की प्रणालियाँ। और हम इस पार्ट सेकंड में इस चैप्टर के अगले दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल निकास की विधियों व उनके चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक और जल निकास का मृदा एवं फसल पर प्रभाव। जल निकास की विधियां, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास में आती हैं स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां, समतल भूमि में मेड़ों को काटकर लैंड स्मूथिंग मेथड। और भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास में आती हैं टाइल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, पोल ड्रेन्स। पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास मतलब कि हमारे देश में पृष्ठीय जल निकास का ही उपयोग किया जाता है और ये हर खेत में उपयोग होता है। पृष्ठीय जल निकास का मतलब कि जो भूमि पर रहते हैं। अस्थायी नालियाँ, हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है, इनकी सफाई करने पर खर्च कम आता है, इन नालियों में जल निकास आसानी से हो जाता है, इन नालियों में फसल की भी बोई जा सकती है। हानियाँ, उपयोगी कृषि भूमि नष्ट होती है, अतः कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है। प्रतिवर्ष मरम्मत और खुदाई करनी पड़ती है, अतः अधिक व्यय होता है। इनमें अधिक संख्या में खरपतवार उग आते हैं जो खेतों की निराई में समस्या उत्पन्न करते हैं। भूक्षरण की संभावना बढ़ जाती है। कटआउट नालियाँ, इनके लाभ, नालियों की सफाई करने में श्रम एवं पूंजी की बचत होती है। नालियों का निर्माण करने में कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण किसान भी इन नालियों को बना सकता है। फोर्थ है, नालियों का आकार कम या अधिक किया जा सकता है। इनकी हानियां हैं, कर्षण क्रियाएं करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। नालियों द्वारा कृषि योग्य भूमि को घेरने के कारण कृषि में कमी आ जाती है। भूक्षरण की संभावना बनी रहती है। और भूक्षरण मतलब कि कटाव, भूमि का कटाव, मृदा का जो कटाव होता है उससे भूक्षरण कहते हैं। नालियों की प्रति वर्ष खुदाई करने के कारण व्यय अधिक होता है। नेक्स्ट है स्थायी नालियाँ, परमानेंट ड्रेन्स। इनके लाभ होते हैं, यह स्थायी नालियाँ होती हैं अतः मरम्मत एवं सफाई कार्य में कम व्यय होता है। कृषि क्रियाओं में बाधा नहीं पड़ती है। यह एक वैज्ञानिक विधि है। और इनकी हानियाँ होती हैं, प्रारंभिक व्यय अधिक करना पड़ता है, तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक जल निकास के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट होता है समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। इसके बाद आता है भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास, अंडरग्राउंड और सब सरफेस ड्रेनेज। अंडरग्राउंड और सब सरफेस ड्रेनेज मतलब कि जो आधी जमीन से नीचे रहती हैं या पूरी अंडरग्राउंड और कवर्ड नालियाँ होती हैं, मतलब वो कवर होती हैं, नालियाँ जमीन के अंदर होती हैं, उनको अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज कहा जाता है। इसमें फर्स्ट है टाइल ड्रेन्स और इसको खपरेल जल निकास भी कहा जाता है। तो खपरेल जल निकास नालियाँ प्रायः 30 सेंटीमीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर तक के व्यास वाली अर्धबेलनाकार खपरेल से भूमि के अंदर 75 से 127 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाई जाती हैं। ये पकी हुई चिकनी मिट्टी की या ढली हुई सीमेंट कंक्रीट की भी बनी होती हैं। यह है इसका डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कवर है और 1.25 मीटर की है एक तरफ से और ऐसी कुछ रहती है। आगे अपन देख लेते हैं स्टोन ड्रेन्स अथवा पत्थर की जल निकास नालियाँ। इन नालियों को बनाने के लिए पत्थर अथवा ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इनमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को इस प्रकार रखा जाता है कि एक नाली बन जाए। इसके लिए नाली के अगल बगल में बड़े बड़े पत्थर रखकर ऊपर से पत्थर का एक टुकड़ा आड़ा रख दिया जाता है और इसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है।
इसका डायग्राम देख सकते हैं। सबसे ऊपर है भूमि की सतह, फिर है मिट्टी, और फिर पत्थर के टुकड़े डले हुए हैं इसमें, और फिर आती है नाली। तो ये ज़मीन के अंदर होती है, स्टोन ड्रेन्स कहते हैं इनको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोल ड्रेन्स अथवा मोल जल निकास नालियाँ। इनको बनाने के लिए विशेष प्रकार का हल होता है, मोल ड्रेन्स। मोल हल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा भूमि की सतह को बिना खोले अधोपृष्ठीय भूमि सब सरफेस सॉइल में एक निश्चित गहराई पर एक भूमिगत नाली बनाई जाती है, लेकिन यह विधि कड़ी अथवा भारी मिट्टियों में ही उपयुक्त होती है। यह विधि यूरोपीय देशों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाइप ड्रेन्स अथवा पाइप जल निकास नालियाँ। ये पाइपों से बनाई जाती हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि इस विधि में अधोपृष्ठीय मृदा में एक निश्चित गहराई पर 10 सेंटीमीटर व्यास के छिद्र युक्त लोहे या सीमेंट कंक्रीट के बने पाइप एक रेखीय क्रम में विन्यस्त किए जाते हैं एवं उनका संबंध मुख्य नाली से कर दिया जाता है। परंतु यह विधि बहुत खर्चीली, बहुत महंगी होती है और अतः अधिक प्रचलन में नहीं है। ये हमारे यहाँ पर अधिक प्रचलन में नहीं है और ये महंगी होती है। आप डायग्राम देख सकते हैं, सहायक नालियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं और एक मुख्य नालियाँ, वो जो सारे पाइप आते हैं वो मुख्य नाली में जाकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, पोल ड्रेन्स अथवा पोल जल निकास नालियाँ। यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ लकड़ी आसानी से उपलब्ध होती है, वहाँ जल निकास नालियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं। इन नालियों का आकार 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा व 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें भूमि की सतह है, फिर मिट्टी है, फिर लकड़ी है और फिर नाली है। इन नालियों के बगल में लकड़ियों के टुकड़े भर दिए जाते हैं। लकड़ी के टुकड़ों को जमीन के अंदर त्रिभुजाकार चुनकर रखा जाता है। भूमि का फालतू पानी लकड़ी के टुकड़ों में मध्य में रिसकर सहायक नालियों से होता हुआ मुख्य जल निकास नाली में पहुंच जाता है। आगे देख लेते हैं पृष्ठीय एवं भूमिगत जल निकास में अंतर। ये जो अंतर रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड अंडरग्राउंड ड्रेन्स। खेत के अंदर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाता है क्योंकि खेत का कुछ भाग इन नालियों द्वारा घेर लिया जाता है और इसमें कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि इसमें पहले पॉइंटों में रहता है वह उसका ही उल्टा इस साइड रहता है। जैसे कि देख लेते हैं, सेकंड वाला है, नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है, प्रारंभिक लागत इसमें अधिक आती है और खेत की ऊपरी सतह पर नालियाँ होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा आती है। इसमें कृषि कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है। फोर्थ है, इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है और इन नालियों में मरम्मत में धन व समय अधिक लगता है। फिफ्थ है, इनमें भूमि के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इनमें भूमि का जल स्तर नीचा हो जाता है। सिक्स्थ है, मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें मिट्टी की भौतिक दशा सुधर जाती है। अगला पॉइंट है हमारा सिंचाई और जल निकास में अंतर, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। फर्स्ट है, सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है, जल निकास से भूमि में जल स्तर नीचे गिरता है। सेकंड है, सिंचाई की नालियाँ भूमि की सतह से ऊपर बनाई जाती हैं और जल निकास की नालियाँ भूमि से नीचे बनाई जाती हैं। थर्ड है, जल निकास सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है और जल निकास नालियाँ की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। मतलब कि वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है या ढाल वाले क्षेत्रों में जब पानी भर जाता है इसकी ज़रूरत तब होती है। फोर्थ है,
इस क्रिया में खेत में पानी दिया जाता है और इस क्रिया में खेत से फालतू पानी निकाला जाता है। फिफ्थ है सिंचाई का पानी पीने योग्य होता है और जल निकास का पानी प्रयोग करने योग्य नहीं होता। अगला पॉइंट है जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रेनेज। भूमि का ढाल कैसा है, भूमि की किस्म, भूमि की कीमत, अनावश्यक जल की मात्रा, उत्पन्न की जाने वाली फसल और किसान की आर्थिक दशा, पदार्थों की उपलब्धता। ये चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।